अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 101 फॉर इंटर पार्ट 2, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 6 यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। और अब इसमें हम लोग चंद ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं। सो द वेरी फर्स्ट एलिमेंट अबाउट विच वी हैव स्टार्टेड अवर डिस्कशन इन द प्रीवियस फ्यू लेक्चर्स इज़ अबाउट आयरन। आयरन के मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने आपको डिफरेंट ओर्स ऑफ आयरन बताए थे, जिसमें मैग्नेटाइट है, हीमेटाइट है और लेमनाइट है। उसके अलावा मैंने आपको कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ आयरन बताए, जिसमें कास्ट आयरन है, रॉट आयरन है और स्टील है। अब सबसे पहले हम लोग रॉट आयरन देख रहे हैं, रॉट आयरन की प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। ये तो अगर रॉट आयरन की बात करें तो इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, क्योंकि इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनकी परसेंटेज लोवेस्ट है। ये 100% प्योर नहीं है, लेकिन अमंग द अदर टाइप्स ऑफ आयरन ये इसके अंदर सबसे मिनिमम अमाउंट है इम्प्योरिटीज़ की। जैसे कि इसके अंदर जो है सल्फ़र की बात करते हैं, 0.2 से 0.15% है। मैंगनीज जो है अप टू 0.25 है, यानी 0.25 से कम ही है। फॉस्फोरस की परसेंटेज इसके अंदर 0.05 से 0.2% तक है। उसके अलावा यहाँ पे कार्बन की अमाउंट रॉट आयरन में 0.12 से 0.25% तक है। जबकि बाकी की अगर हम लोग देखते हैं आयरन्स, कास्ट आयरन की बात करें, वहाँ पे कार्बन की परसेंटेज आउट ऑफ टोटल आयरन 2.5 से 4.5 तक हो सकती है, और स्टील में 0.25 से 2.5 तक हो सकती है। तो एज़ कम्पेयर टू देम रॉट आयरन, जिसके अंदर कार्बन की अमाउंट 0.12 से 0.25 तक है, ये बहुत लो अमाउंट है, और इसे हम कहते हैं दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन अवेलेबल टू अस। अब आयरन, ये जो रॉट आयरन है, ये किस तरह से बनता है, इसका हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस देख रहे हैं, जिसमें हम लोग रॉट आयरन को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन एंड अदर इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट, उसकी मदद से उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके हम लोग रॉट आयरन को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या करते हैं, स्पेशल प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड एज पडलिंग। ये एक पडलिंग का स्पेशल प्रोसेस है, जिसमें कास्ट आयरन की मदद से हम लोग रॉट आयरन को प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अंदर हम लोग स्पेशल फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज रेवर्बरेटिव फर्नेस, या फिर इसे हम लोग पडलिंग फर्नेस का नाम भी देते हैं। इस फर्नेस को जब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें हैं, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। अभी सिर्फ जस्ट उसका हम लोग ब्रीफ रिव्यू करके आगे चलते हैं। तो उसका जो पडलिंग फर्नेस है, इसका रूफ जो है हम बहुत लो रखते हैं, ताकि जो हीट की वजह से, बर्निंग की वजह से जो गैसेस प्रोड्यूस होंगी, हॉट गैसेस, वो लो रूफ की वजह से उसके अंदर मौजूद कास्ट आयरन के ऊपर डिफ्लेक्ट होंगी, उसके ऊपर उसको आके मेल्ट करेंगे अपनी हीट की वजह से। और उसके अलावा जो हार्थ ऑफ फर्नेस है, उसको हमने हेमेटाइट से लाइन अप किया हुआ है कास्ट ऑफ आयरन को। ये अगर दिस इज़ द हार्थ ऑफ द फर्नेस, यहाँ पे इसकी लाइनिंग की हुई है हमने हेमेटाइट के साथ। इसके ऊपर हम लोग रखते हैं यहाँ पे कास्ट आयरन को, और यहाँ से आ रही होती हैं हॉट फ्लेम्स ऑफ गैसेस, और रूफ लो होने की वजह से दे फॉल ऑन दिस कास्ट आयरन, और अपनी हीट की वजह से इस कास्ट आयरन को ये मेल्ट करना शुरू कर देती हैं। तो ये जो कास्ट आयरन है, जो कि मेल्ट हो रहा है हॉट गैसेस की वजह से, इसको लगातार स्टिर किया जा रहा होता है, लगातार इसको मिक्स किया जा रहा होता है विद द लॉन्ग आयरन रॉड्स, जिनको हम लोग रेबल्स का नाम भी देते हैं, जो जिनके लिए स्पेशल यहाँ पे डोरवे सिस्टम रखा गया है, जिधर से इनको इंसर्ट किया जाता है और कास्ट आयरन को मिक्स अप किया जाता है। कास्ट आयरन को यहाँ पे मिक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो हेमेटाइट की लाइनिंग की हुई है, ताकि मैक्सिमम कास्ट आयरन की सरफेस जो है इस हेमेटाइट सरफेस के साथ टच में आ सके, और उसके बाद इसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जा सके। अब ये जो हेमेटाइट था, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको यहाँ पे इसीलिए रखा गया है क्योंकि हेमेटाइट जो कि एक आयरन ओर है, जिसका फार्मूला है Fe2O3। ये क्या करता है, अपने अंदर मौजूद ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा। ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने का मकसद क्या है, इस कास्ट आयरन को ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। क्यों क्यों
क्योंकि इसके अंदर कास्ट आयरन के अंदर आपको पता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फ़र है, सिलिकॉन है, उसके अलावा मैंगनीज़ है, फॉस्फोरस है। ये कास्ट आयरन के अंदर इम्प्योरिटीज़ के तौर पे प्रेजेंट हैं। जब हम लॉन्ग आयरन रॉड्स की मदद से यानी रेबल्स की मदद से इस कास्ट आयरन को हम स्टिर अप करते हैं तो ये कास्ट आयरन ज़्यादा से ज़्यादा हेमेटाइट के टच में आता है। हेमेटाइट को टच में आने से हेमेटाइट उसको अपनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि कास्ट आयरन के अंदर मौजूद जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऑक्सीडेशन उनकी हो जाती है। ऑक्सीडेशन की वजह से ये गैसेस के फॉर्म में बन जाते हैं और गैसेस के फॉर्म में बन के वो यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो इम्प्योरिटीज़ थी जो कि प्रेजेंट थी कास्ट आयरन के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडाइज होकर गैस बन के निकल जाती हैं और पीछे आपके पास क्या रह जाता है, आयरन, जिसके अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो, जिसे हम लोग रॉट आयरन का नाम भी देते हैं। अब हम देख लेते हैं रिएक्शंस के जिस तरह जिनकी वजह से ये इम्प्योरिटीज़ रिमूव होती हैं। अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन के एटम्स जो कि कास्ट आयरन के अंदर प्रेजेंट थे वो रिएक्ट करते हैं जब वो इस लाइनिंग के साथ फेस टू फेस आते हैं, उसके टच में आते हैं, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ये हेमेटाइट जो है इसको अपनी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगी और इस तरह से खुद हेमेटाइट आयरन में कन्वर्ट हो गई। देखिए आपको प्योर आयरन मिल गया, साथ में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड अब गैस बन के यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम लोग सल्फ़र की बात करते हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ़र व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द हेमेटाइट, तो ये भी इसी तरह से रिएक्शन करके हेमेटाइट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्योर आयरन और जो सल्फ़र था इट वाज ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन एंड इट वाज कन्वर्टेड इनटू सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस भी काफ़ी वोलेटाइल है और ये भी रिलीज़ हो जाती है आफ्टर इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द सल्फ़र। इसी तरह से अगर हम लोग मैंगनीज़, सिलिकॉन और फास्फोरस की बात करें तो ये स्लैग्स बना देते हैं। स्लैग्स अब किस तरह से, इनके केमिकल रिएक्शंस को देख लेते हैं कि किस तरह से मैंगनीज़, सिलिकॉन और फास्फोरस जो हैं ये ऑक्सीडाइज होंगे। कार्बन का तो हमने देख लिया। इसके बाद अगर हम मैंगनीज़ को देखें, मैंगनीज़ भी ऑक्सीजन के साथ मिलके, जो कि उसे हेमेटाइट प्रोवाइड कर रही थी ऑक्सीजन, वो उस ऑक्सीजन के साथ मिलके मैंगनीज़ ऑक्साइड बना देगी। ये मैंगनीज़ ऑक्साइड इसी तरह दूसरी तरफ सिलिकॉन भी, ये वाला रिएक्शन बाद में देखते हैं, सिलिकॉन भी हेमेटाइट के साथ मिलके सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना देती है। सिलिकॉन भी हेमेटाइट के साथ मिलके, यहाँ पे आप देखें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं सारी की सारी जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो रही हैं। कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड में, सल्फ़र ऑक्सीडाइज हो गया सल्फ़र डाइऑक्साइड में, मैंगनीज़ ऑक्सीडाइज हो रहा है मैंगनीज़ ऑक्साइड में, सिलिकॉन भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज हो रहा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड में। इसके बाद मैंगनीज़ ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि दोनों प्रोड्यूस हुए थे, they will react with each other and they will form slag. This is called as the slag. ये दोनों मिलके आपस में slag बना लेते हैं। Similarly जो फॉस्फोरस है इट ऑल्सो कंबाइंस विद ऑक्सीजन। यहाँ तक आपने सारी इम्प्योरिटीज़ देख ली, जिसमें कार्बन हमने देखा, सल्फ़र ऑक्सीडाइज हो गया, यानी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी जो कि प्रेजेंट थी कास्ट आयरन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में, वो सारी की सारी ऑक्सीडाइज हो रही हैं। सारी की सारी नहीं, मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीडाइज होती जा रही हैं और जब वो ऑक्सीडाइज होती हैं तो वो वोलेटाइल गैसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। वोलेटाइल गैसेस का मतलब है कि वो बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएंगे, वो कास्ट आयरन के अंदर मिक्स नहीं रहेंगे बल्कि वहाँ से स्केप करके दे विल बी रिलीज in the form of the gases। तो ये वोलेटाइल कंपाउंड्स जैसे जैसे कास्ट आयरन के अंदर से निकलते जा रहे हैं तो इसका मतलब है कास्ट आयरन के अंदर से इम्प्योरिटीज़ रिमूव होती जा रही हैं और कास्ट आयरन इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू द रॉट आयरन।
तो इस तरह से रॉट आयरन बन रहा है। अभी तक हमने तकरीबन सारी इम्प्योरिटीज़ को देख लिया है। अब हम देखते हैं कि जो फॉस्फोरस है वो किस तरह से ऑक्सीडाइज होगा और स्लैग बनाएगा। स्लैग में अभी हमने देखा मैंगनीज ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कि वो किस तरह से आपस में मिलकर स्लैग बनाती हैं। अब हम फॉस्फोरस को देखें तो 4 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस present inside the cast iron, they will react with the 5 oxygen atoms, 5 oxygen molecules present in the inside the hematite, और ये ऑक्सीडाइज होके प्रोड्यूस कर देते हैं phosphorus pentaoxide. This phosphorus pentaoxide it again combines with the hematite, ये फिर से hematite के साथ combine करेगा, उसके साथ react करेगा and it will form the slag, जिसके अंदर आयरन भी प्रेजेंट होगा इस स्लैग के अंदर। तो इस तरह से आपने देखा तमाम इम्प्योरिटीज़ का रिएक्शन कि किस तरह से तमाम इम्प्योरिटीज़ ऑक्सीडाइज होके रिलीज़ होती जाती हैं, कास्ट आयरन में से निकलती जाएंगी। और जैसे जैसे ये इम्प्योरिटीज़ यहाँ से रिलीज़ हो रही हैं, कास्ट आयरन जो था, जो हमारे पास आयरन था, अब हम उसे कास्ट आयरन नहीं कहेंगे, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन इट, उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो गया हुआ था आयरन का। लेकिन जब अब इसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ रिलीज़ हो रही हैं, इम्प्योरिटीज़ बाहर आ रही हैं, निकल रही हैं, पीछे वो आयरन रह गया है जिसके अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट, तो अब दोबारा से उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होने का मतलब है कि पहले जब वो लिक्विड फॉर्म में था, इम्प्योरिटीज़ अंदर डाल के मिला के लिक्विड फॉर्म में था, अब जब इम्प्योरिटीज़ चली गई उसका मेल्टिंग पॉइंट रेज हो गया, ऊपर आ गया, तो अब ये लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट हो जाएगा सेमी सॉलिड फॉर्म में, यानी कि लिक्विड और सॉलिड के दरमियान की फॉर्म में आ जाएगा, ना कि कम्प्लीटली लिक्विड फॉर्म में है, ना ही कम्प्लीटली सॉलिड फॉर्म में है। तो इस स्टेज पे जब ये सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाए, सेमी सॉलिड मैस में कन्वर्ट हो जाए, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ आर रिलीज्ड। अब ये बहुत मतलब कास्ट आयरन के मुकाबले प्योर फॉर्म में आ गया है। तो इस सूरत हाल में इसको उस रेवर्बरेटरी फर्नेस से बाहर निकाला जाता है, इसके बॉल्स बनाए जाते हैं या फिर ब्लूम्स बनाए जाते हैं एट द एंड ऑफ द रेबल्स। वो जो आयरन रॉड्स इंसर्ट की गई थी इन द फर्नेस, उनके एंड पे इसके आयरन बॉल्स बना के अटैच कर दिए जाते हैं। और ये अभी तक जब हॉट हो तो दीज बॉल्स आर सब्जेक्टेड टू हैमरिंग, और इनको फिर हैमर किया जाता है, इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। प्रेशर अप्लाई करने से दे स्क्वीज आउट एज मच ऑफ द स्लैग एज पॉसिबल। स्लैग क्योंकि लिक्विड फॉर्म में था, वो भी गैसेस फॉर्म में बन के रिलीज़ नहीं हुआ था, और जब ये सेमी सॉलिड फॉर्म में आ गया था आयरन, तो हमने क्या किया, उसके बॉल्स बना के रेबल्स के एंड पे अटैच किया और उसको हैमर करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, फोर्स को अप्लाई किया। तो इस फोर्स के अप्लाई करने की वजह से उसके अंदर जितना भी स्लैग इकट्ठा हुआ था वो मैक्सिमम अमाउंट को रिलीज़ कर देता है बिकॉज ऑफ अप्लाइंग प्रेशर ऑन इट। तो उसके बाद स्लैग रिलीज़ करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा आयरन का, दैट वुड बी कॉल्ड एज दी रॉट आयरन। उसको हम लोग रॉट आयरन कहेंगे, जिसके अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट। इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट ज़रूर हैं, ये प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, कम्प्लीटली 100% प्योर नहीं है, लेकिन आउट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ द आयरन जितनी भी हमारे पास थी, उनमें से प्योरेस्ट फॉर्म इसी की है कि जिसके अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस था पूरा कि जिसके अंदर हम लोग रॉट आयरन की मदद से कास्ट आयरन को प्रोड्यूस करते हैं। रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए, तो उसके अलावा बाकी सारा प्रोसेस को समझना बहुत इजी है। आपने क्या करना है, कास्ट आयरन को लेना है, फर्नेस के अंदर, पडलिंग फर्नेस के अंदर रखना है, उसकी लाइनिंग की गई है हेमेटाइट के साथ, उसको हीट अप करते जाना है और रेबल्स की मदद से उसको स्टिर अप करते जाना है। तो उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी, जब वो हेमेटाइट के साथ मिक्स होती जाएंगी तो हेमेटाइट उनको ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करेगा और मैक्सिमम इम्प्योरिटीज़ वोलेटाइल गैसेस बन के रिलीज़ होती जाएंगी, उस आयरन के अंदर से निकलती जाएंगी। उस वक़्त आयरन जो है, वो जो मेटल है, उसको ना ही हम कास्ट आयरन का नाम देंगे, ना ही रॉट आयरन का। तो उस वक़्त वो जो मेटल होगा वो उसका टेम्परेचर, उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होने की वजह से सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, और उसके बाद
इस सेमी सॉलिड फॉर्म को बॉल्स बना के रेबल्स के एंड पे अटैच किया जाता है और उन बॉल्स को फिर हैमर किया जाता है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर मौजूद स्लैग जो है वो मैक्सिमम बाहर आ जाए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बाहर आ जाता है। और पीछे जो आपके पास अब चीज़ रह गई है, जो प्रोडक्ट बना है, दैट इज़ फाइनली कॉल्ड एज द रॉट आयरन। तो इसमें जस्ट समझने की बात है इन इक्वेशंस को, इन केमिकल रिएक्शंस को। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरा आज का लेक्चर समझ आया हो, आपको समझ आई हो कि किस तरह से हम लोग रॉट आयरन को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग कास्ट आयरन। तो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड अल्लाह हाफिज़ टिल माय नेक्स्ट लेक्चर।